Hello students, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. As you know, children, today is our 74th Independence Day, and on the same day India got freedom, independence from the slavery of Britishers. As you know, guys, today is very mind-blowing day, and for starting from the starting this day, I would like to give a special thanks to my revolutionaries who provide me independence, freedom, our country. ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा। अपना जो टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स का, जो 11th का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसी के थ्रू आज का टॉपिक रहेगा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक इंडिविजुअल हैं, इनको डिविजिबल नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे के सहायक हैं, यानी एक दूसरे के कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं कह लें। तो ये एक्टिविटीज़ का ही प्रोसीजर है, क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है, यानी इकोनॉमिक्स कैसी चल रही है, ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, ये तो पॉजिटिव है। अच्छा, नहीं चल रही है तो कैसी होनी चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव का मैटर हो जाता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो चलते हैं इसी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक्स को आपके टॉपिक्स को आगे बढ़ाऊं, मैं फिर से आपको मेमोराइज़ करता हूं कि बेटा जो लोग नए अभी जुड़े हुए हैं 11th के, चाहे कॉमर्स ग्रुप के हों चाहे आर्ट के हों, ठीक है, चाहे वो ह्यूमैनिटी के हों चाहे कॉमर्स के हों, तो सिलेबस बेटा सेम ही है। तो आपके कॉमर्स के या ह्यूमैनिटी के जो भी चिल्ड्रेन अलग अलग वर्क के लिए हैं, कैटेगरी में हुए हैं, उनका सिलेबस अदर सब्जेक्ट डिफ़र है इकोनॉमिक्स को छोड़ करके। तो अदर सब्जेक्ट तो डिफ़र है, लेकिन आपका जो इकोनॉमिक्स है ह्यूमैनिटी में और कॉमर्स में सेम है। तो जो भी बच्चे अभी नए जिनका एडमिशन हुआ है, वो अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो गाइज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो आपका मैं अपलोड करूँगा वो डायरेक्टली आपको मैसेज आपको मिल जाया करेगा। इसके बावजूद मैं तो वीडियो बना के अपलोड करूँगा ही, फिर भी सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर भी लेंगे तो जो भी आपके चैप्टर से, आपके क्लास से संबंधित या अपर क्लास से संबंधित या लोअर क्लास से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो एक दूसरे की क्लास के कोरिलेटेड होता है ना, तो वो आपको बेनिफिशियल नॉलेज मिलेगा। जैसे इकोनॉमी के कितने पार्ट हैं, सेक्टर कितने होते हैं, अब देखिए क्लास 9th का मैटर है, लेकिन यहाँ भी इकोनॉमी की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो है ना उससे कोरिलेटेड। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास 11th में हैं तो 9 का मैटर नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 9 का जो मैटर है वही 10th में, वही 11 12 तक इकोनॉमिक्स का जो भी बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक इकोनॉमिकल वर्ड हैं, वो आपको तो हमेशा ही काम देगा, चाहे अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो। लोअर क्लास से ही लोग अपर जाते हैं, तो बेसिक तो मजबूत होना, बेस फाउंडेशन नहीं मजबूत हो गया बेटा तो आपको कैसे आप कई मंजिला की इमारत खड़े करेंगे। यानी कि कहने मतलब है, आपका जब इकोनॉमिक्स से संबंधित आर्थिक शब्दावली, जो इकोनॉमिकल वर्ड पावर होता है, वोकैबुलरी होता है, वो आपका अगर स्ट्रेंथ रहेगा, और तो आपको जो भी इकोनॉमिक एनालिसिस होगा, इकोनॉमिक्स का जो एनालिसिस सब क्लास में करेंगे, चाहे ऑफलाइन जब स्कूल खुल जाएगा चाहे ऑनलाइन, तो उसको आपको अच्छी तरह से माइंड गेटअप करेगा, माइंड वो तुरंत गेट कर लेगा।
तो ठीक है, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए जो बच्चे ने किए हों, और जो किए हैं उनको वो लाभ उनको मिल ही रहा है। तो ऑटोमेटिकली अगर जो मैं लिंक भेजता हूँ आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो लिस्ट टोटली आपका खुल जाएगा। जितना मैं नाइन्थ से मैटर से संबंधित इकोनॉमिक्स बना रहा हूँ, 10th का आपका सचिन जैन सर बना रहे हैं, ठीक है, जिस भी अप्रोच से पढ़ा रहे हैं, अच्छा टीचर हैं, वो भी पढ़ाते हैं। तो 9 का 10 का भी हो गया बेटा, 11th का मैं ही पढ़ा रहा हूँ, 12th का सर पढ़ाएंगे ही सचिन सर। तो कोई बात नहीं, जो भी सर पढ़ाते हैं मैटर वो आपके वेलफेयर अप्रोच से ही पढ़ाते हैं और अच्छा मैटर देते हैं। तो सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन होता है बेटा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, बहुत डिस्कशन हो गया 5 मिनट का। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये कहता है कि एक्चुअल में इकोनॉमी में जो हो रही है, क्या वो जो होना चाहिए, जैसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि अपना जो भी इकोनॉमी हो एक्टिविटी हो रही इकोनॉमी में, वो कहाँ से गड़बड़ है, यानी कि कहाँ पर इसमें गड़बड़ी मिली है कि उसको जैसा हम लोग चाहते हैं जिसके अनुरूप हो, इवेल्युएशन करने पर हम वैसा नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि हमें जैसा चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर नहीं मिल पा रही है तो ये पॉजिटिव है, यानी जो हो रहा है वो हम देखते हैं वो पॉजिटिव है। लेकिन जहाँ इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रोडक्शन का और एक्सचेंजिंग का या कंजम्पशन का, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई नहीं है। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या रॉ मटेरियल है उनका उस दिशा में डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर जितनी वस्तु या सेवाएं डिमांडेड होती हैं प्रोडक्शन के लिए, अगर उसमें इम्बैलेंस हो रहा है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हमें कोऑर्डिनेशन करना होता है, समन्वय लाना होता है, उसमें संतुलन स्थापित करना होता है, तभी वो नॉर्मेटिव होगा, नहीं तो पॉजिटिव ही रहता है। एक्चुअली अगर एक लाइन में अगर परिभाषा हम लोग जानने का प्रयास करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो जनरली हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि क्या हो रहा है, यानी उसमें रीजनलिटी नहीं होता, विवेकशीलता नहीं होती है, उसमें हर चीज़ में संतुलन स्थापित नहीं होता, जिससे कि अपना इकोनॉमी स्टडी ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करे। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक जनरली व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है या क्या हुआ, व्हाट शुड बी हैपन, ये पॉजिटिव है। एक्चुअली जो हो रहा है वो सही नहीं है, गड़बड़ है, बैलेंस उसमें बैलेंसिंग नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस सेक्टर में। इसको टोटली जो है जो भी रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, उसको ऐसा कोऑर्डिनेशन किया जाए कि वो बैलेंस करे, जितने की डिमांड गुड्स एंड सर्विस की हो रही है उतने की ही वहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन्हीं क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट किया जाए, उन्हीं क्षेत्रों में इम्पोजिंग किया जाए और उतने के ही बराबर सप्लाई को क्रिएट करे। यही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो चलते हैं आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक्स को। इट वाज मेंशन्ड अर्लियर दैट इन प्रिंसिपल देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो जो भी अब टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन किए हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे सेंट्रली हो, चाहे मार्केट इकोनॉमी हो, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, तो इन सिद्धांतों को हम लोग पहले ही इसमें मेंशन कर चुके हैं कि कितने वेज से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्या था, सेंट्रली था, मार्केट था और मिक्स्ड इकोनॉमी था, ठीक है। These different mechanisms in general are likely to give rise to different solutions to those problems, thereby resulting in different allocations of the resources and also different distribution of the final mix of goods and services produced in economy। कह रहा है कि इन विभिन्न जो मैकेनिज्म हैं, तंत्र हैं, जिससे कोई इकोनॉमी को हम बैलेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये सामान्य रूप से हमें विभिन्न जो अप्रोच है इकोनॉमी की, जो लेवल है, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे डेवलप्ड हो, तो उसके अपने अपने ऑन अकॉर्डिंग के अनुसार गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है, तो उसके थ्रू विभिन्न जो समस्याएं हैं अपने अपने कंट्रीज़ में वो सॉल्व करती है। कहने मतलब तो इकोनॉमी अपने लेवल के हिसाब से विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर अप्रोप्रिएट है वो इम्पोज करती है और उसके थ्रू वो डिफरेंट सॉल्यूशन
को हासिल करते हुए कोऑर्डिनेशन करना चाहती है। अंडर डेवलप्ड है तो मोस्टली ऑब्वियसली है कि वहाँ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगा, क्योंकि वहाँ की इन्फेंट इंडस्ट्रीज होंगी, शिशु उद्योग होंगे, उनको प्रोटेक्शन चाहिए गवर्नमेंट के, क्योंकि वो उतना कैपेबल नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए तुरंत वो विदेशी प्रतिस्पर्धा को स्थापित कर सके, यानी विदेशों की जो इंडस्ट्री है उससे वो कंपटीशन कर सकें। तो अंडर डेवलप्ड में गवर्नमेंट ही सर्वा भूमिका यानी रूल रेगुलेशन वो स्टेबलाइज करती है कि प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में और एक्सचेंजिंग में इतने गुड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब कोऑर्डिनेशन आएगा। भले ही प्राइवेट सेक्टर उनमें इन्वॉल्व होते भी हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, लेकिन जो भी कोऑर्डिनेशन का रूल बनाना है वो गवर्नमेंट के ही थ्रू होता है बेटा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में और मिक्स्ड प्लान्ड इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट प्लान्ड इकोनॉमी में डिफरेंट यही है। प्रोडक्शन तो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर की यही लोग करते हैं, लेकिन जो रूल रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है। अब कुछ क्षेत्रों में जहाँ प्राइवेट सेक्टर को लोग इच्छुक नहीं होते हैं उन वस्तु या सेवा को उत्पादित करने में, वहाँ गवर्नमेंट सोशल अप्रोच से, सोशल वेलफेयर अप्रोच से उन वस्तु सेवाओं को उत्पादित करते हुए कोऑर्डिनेशन सोसाइटी में लाना चाहती है, इक्वलिटी लाना चाहती है। तो ये फंडा था सेंट्रली प्लान्ड। मार्केट में जो होता है वो मार्केट में जो मैकेनिज्म फोर्स होता है डिमांड एंड सप्लाई का, वो प्राइस और इसके थ्रू बैलेंसिंग हो जाता है। अब मिक्स्ड में दोनों का ही मिला जुला रूप है। अब एक्चुअल जो रूप देखने को मिलता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, जिससे कि अधिक से अधिक इकोनॉमाइज क्रिएट करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू जो जनरली हम लोगों को क्या बढ़ावा देती है, हम लोगों को ये प्रदान करती है कि भिन्न भिन्न जो लेवल के कंट्रीज़ हैं, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे डेवलप्ड हो, वो अपने अकॉर्डिंग वही ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक कोऑर्डिनेशन इकोनॉमी में व्याप्त हो सके। तो इसके थ्रू भिन्न भिन्न हमें जो डिमांडेड गुड्स एंड सर्विस होती है उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हुए, सप्लाई करते हुए बैलेंस कर लेते हैं। Therefore, it is important to understand which of these alternative mechanism is more desirable for the economy as a whole. तो इसमें से हम लोगों को ये चूज करने की समस्या होती है कि कौन सी इकोनॉमी को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव है ना मैकेनिज्म, सेंट्रली है और मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है, और एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसमें से कौन सी कंट्री के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट होगा, ये बात होती है। क्योंकि तीन में से कौन से कंट्री में कौन अप्लाई करना चाहिए जिससे कोऑर्डिनेशन आ जाए प्रोडक्शन में, एक्सचेंजिंग में और कंजम्पशन में। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, और ये और भी डिफ़िकल्ट तब हो जाता है जब लिमिटेड रिसोर्स को अल्टरनेटिव यूज में लाया जाता है, तब तो और भी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसमें हमें ये चूज़ करना होता है कि कौन सी इकोनॉमी अभी अंडर डेवलप्ड है कि इसको इंटरली प्लान्ड को फोर्स देना चाहिए, कौन सा जो डेवलपिंग है इसको मिक्स्ड इकोनॉमी को देना चाहिए, कौन सा डेवलप्ड हो गई है इसको हमें मार्केट इकोनॉमी के थ्रू ऑपरेट करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए। ये सब बात होती है। तो समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में या हमें हमारे व्हाट्सएप में ज़रूर पूछिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर। In economics, we try to analyze the different mechanisms and figure out what the outcomes which are likely to result under each of these mechanisms. तो वही बात हुआ कि तो विभिन्न डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू हम एनालिसिस करते हुए हम ये पता भी लगाते हैं, हम ये संभवतः यह रिजल्ट निकालते हैं कि प्रत्येक मैकेनिज्म के थ्रू क्या रिजल्ट परिणाम जो है वो निकलता है। फिर से देखते हैं। इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू एनालिसिस डिफरेंट मैकेनिज्म एंड फिगर आउट द आउटकम्स विच आर लाइकली टू रिजल्ट अंडर ईच ऑफ द मैकेनिज्म। तो ये सब करते हुए, ट्राई करते हुए ये हिसाब निकालते हैं, फिगर आउट करते हैं उस परिणाम को संभवतः जो हमें अप्लाई करने के बाद, प्रत्येक मैकेनिज्म को अप्लाई करने के बाद भिन्न भिन्न कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है कि क्या प्रॉब्लम थी भिन्न भिन्न कंट्री में, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई किया गया, उसका क्या परिणाम जो है इसको निकाला गया, फिगर आउट किया गया। तो इसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि कौन सा
ऑर्गेनाइजेशन कौन सा जो सिस्टम है वो अप्लाई होना चाहिए। वी आल्सो ट्राई टू इवेल्युएट द मैकेनिज्म बाय स्टडिंग हाउ डिजायरेबल द आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द वन। तो इसके बाद हम इवेल्यूशन करते हैं उस मैकेनिज्म का स्टडी करते हुए कि इच्छित से कितना ये परिणाम हमें प्राप्त हुआ। आ गई ना बात वही कि जब अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें इकोनॉमी में करनी होती है, तो इससे हम जब कोई भी प्लांट लगाते हैं, चाहे सेंट्रली हो, चाहे मार्केट हो, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उसके थ्रू हमें जितना प्राप्त होना चाहिए उतने से हमें कितना तक रिजल्ट प्राप्त हुआ, यानी आउटकम्स जो प्राप्त हुआ डिज़ायरेबल था कि नहीं। भाई मान लीजिए सेंट्रली प्लांट इकोनॉमी लगाया गया, मान लीजिए 100 तक हमें कोई पॉइंट लेना है, आउटकम प्राप्त करना था, वो आया 99 ही या 90 तक, तो ये क्या हुआ, डिज़ायरेबल से कम आया ना। डिज़ायरेबल से हमें कितना परिणाम हासिल हुआ ये मैकेनिज्म बताता है। ऑफन ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये भेद हमें करते इज मेड बिटवीन, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच ये डिस्टिंक्शन बनाया जाता है, डिपेंडिंग ऑन वीदर वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ ए पर्टिकुलर मैकेनिज्म फंक्शन और वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट इट। ये कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन वीदर वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ ए पर्टिकुलर मैकेनिज्म फंक्शन, चाहे हम लोग उस पर डिपेंडिंग होते हुए, डिपेंडिंग ऑन वीदर वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ ए पर्टिकुलर मैकेनिज्म फंक्शंस और वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट इट। तो इस पर आश्रित होते हुए तीनों पर कोई भी एक प्लानिंग लेते हुए, चाहे हम लोग इस पर वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट, हम लोग इसको हिसाब लगाते हैं, पता लगाते हैं, इसका अंदाज़ा लगाते हैं हाउ ए पार्टिकुलर मैकेनिज्म फंक्शन, जो पार्टिकुलर मैकेनिज्म फंक्शन अपना रहे हैं कि वह कहाँ तक इवेल्युएट हुआ, और उसको इवेल्युएट भी जो कर रहे हैं वो जितना लक्ष्य हम रखे थे उतना हम लोगों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखते हैं। यानी पॉजिटिव जो हो रहा है वो नॉर्मेटिव के बराबर हो रहा है कि नहीं, यानी जो इच्छित हमें इतना लक्ष्य प्राप्त करना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, इसमें हमें इवैल्यूएशन करते हुए हम ये देखते हैं कि बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं बैलेंसिंग हो रहा है। तो ये हमें पता लगाने के लिए ये परिणाम निकालता है, प्रयास करते हैं हम लोग, और प्रयास करते हुए ये फिगर आउट करते हैं कि पार्टिकुलर मैकेनिज्म से फंक्शन से वो कहाँ तक मूल्यांकन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग विश्लेषण में ये देखते हैं कि हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन एंड इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कि नॉर्मेटिव कि यह डिफरेंट मैकेनिज्म कहाँ तक ये वर्क करता है। एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वीदर दीज मैकेनिज्म आर डिजायरेबल आर नॉट। लेकिन नॉर्मेटिव में बात करें कि डिजायरेबल से जितना हमें है वो ये वर्क कर रही है मैकेनिज्म या नहीं। हाउएवर दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज नॉट ए वेरी शार्प वन। कोई अगर देखें तो इकलौता कोई एक शार्प जो वे है वो नहीं है, बल्कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव इशूज इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन इज़ नॉट पॉसिबल इन आइसोलेशन ऑफ द अदर। तो शार्प रूप में देखें ना तो पॉजिटिव है ना तो नॉर्मेटिव, बल्कि इसका प्रोसीजर जो प्रोसीजर है दोनों को मिलाते जुलाते ही आगे बढ़ता है। यानी पॉजिटिव जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए इसमें जो गड़बड़ी है उसको बैलेंसिंग करना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि किस कंट्री के हिसाब से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमें स्टेबलाइज करनी चाहिए, उसको यूज में लाना चाहिए। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव कोई अगर कह लें कि इसको अलग करते हुए हम कोई एक लक्ष्य को एक नॉर्मेटिव की को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये गलत बात है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं, इनको अवॉइड करते हुए हम दूसरे को नहीं ले सकते हैं। तो ये है, तो ठीक है। तो ये सब रिलेशन जो है
द पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज़ नॉट अ वेरी शार्प वन। कोई इकलौता का कहें तो यही एक किसी भी इकोनॉमी के लिए यूज में लाना चाहिए, कारगर होगा, ये नहीं कह सकते हैं। बल्कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो इशूज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसमें एक दूसरे में शामिल हैं। इन द स्टडी ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्शन, एक्सचेंजिंग एंड कंजम्पशन को बैलेंसिंग करना। एंड इसके साथ साथ पहला प्रॉब्लम ये है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटीज़, कौन सी वस्तुएं कितनी क्वांटिटीज में उत्पादन करना है, किस विधि से उत्पादन करना है, कौन से मेथड से उत्पादित करना है, लेबर इंटेंसिव करना है या कैपिटल इंटेंसिव से हमें प्रोडक्शन करना है। उसके बावजूद किसके लिए प्रोडक्शन करना है, फॉर होम टू प्रोडक्शन। तो ये सब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हमें भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्टेबलाइज करने में, बैलेंसिंग बनाने में हमें मददगार होती है। ऑर्गेनाइजेशन ही हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बैलेंस करती है और किन वस्तुओं का किस विधि से कितनी मात्रा में किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये बैलेंसिंग बनाती है। तो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव डिफर नहीं है, कोई एक शार्प वे नहीं है किसी भी इकोनॉमी एक्टिविटी को ऑपरेट करने, मॉनिटरिंग करने में, बल्कि एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के सहायक हैं। एक को इकलौता अलग करते हुए दूसरे को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आपका ये मैटर करीब 20 मिनट का अबव हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है बेटा तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू शुड टू आस्क विद मी एट माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9026327402। और जो लोग बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। विदाउट सब्सक्राइबिंग यू कैंट गेट द अपडेट लेटेस्ट वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल मैसेज। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।